दुनिया का सबसे बड़ा फ्री पेमेंट सिस्टम अब शायद फ्री नहीं रहेगा। यूपीआई एक ऐसा सिस्टम था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन के बाद पुश करना शुरू किया। एनपीसीआई जो कि 2007 के एक्ट के अंडर बना था और एक कंपनी है अंडर द कंपनीज एक्ट, उसने इसको बनाया था और इसको पुश किया था। बट अब ये यूपीआई के ऊपर एमडीआर जो है ये लगने शुरू हो जाएंगे। एमडीआर क्या है हम इस वीडियो में समझेंगे, यूपीआई कैसे काम करता है ये भी समझने की कोशिश करेंगे, इसके इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे हमारी इकोनॉमी के ऊपर या हमारी सोसाइटी के ऊपर उसकी बात भी करेंगे, और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक पे पूछे गए हैं इनको भी थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम यूपीआई की बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम था इन कंपेयर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस में 49% ऑफ द ग्लोबल रियल टाइम ट्रांजैक्शंस यूज्ड टू हैपन फ्रॉम द यूपीआई सिस्टम। ये तो होना ही था क्योंकि जो यूपीआई के वॉल्यूम्स हैं ट्रांजैक्शंस के, हम देखते हैं कि 24,000 करोड़ जो ट्रांजैक्शंस हैं वो यूपीआई से हुई हैं इन FY 25-26, जो कि 21-22 की 45-95 ट्रांजैक्शन से अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स लार्जर है। अगर हम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस यूपीआई के अंडर 314 लाख करोड़ के आसपास की हैं, जो कि बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 84 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। हम ये देख सकते हैं कि जो एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू है यूपीआई के ऊपर, उसकी एवरेज टिकट साइज अप्रोक्सीमेटली 1200-1300 के आसपास आती है। ऑल्दो ये जो ट्रांजैक्शन की वैल्यूज हैं ये बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्मॉल टिकट पेमेंट्स के लिए जैसे कि वेजिटेबल पेमेंट्स, चाय वाले की पेमेंट्स एक्सेट्रा के लिए हम यूपीआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूध की पेमेंट करनी है, नॉर्मल ग्रोसरीज की पेमेंट करनी है, तो इसमें मेनली यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो है इंडिया में यूज़ होती हैं। इससे क्या हुआ था, इससे फ़ायदा ये हुआ हमारी जो इकोनॉमी है, द स्केल विद विच यूपीआई एक्सपैंडेड इन द इंडियन इकोनॉमी, द मेन बेनिफिट वॉज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। बहुत सारे हमारे सोसाइटी के पार्ट्स थे, लोग थे जो कभी भी डिजिटल पेमेंट्स का पार्ट नहीं बन पाए थे, बट बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ यूज, बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस एंड बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी दैट यूपीआई हैज प्रोवाइडेड, बहुत सारे लोगों ने इसको अडॉप्ट करा और इस कन्वीनियंस के कारण बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में हुई। ऑल्दो इसके कारण फ्रॉड्स भी बहुत सारे हुए हैं, आजकल हमने देखा है डिजिटल अरेस्ट वगैरह, यूपीआई फ्रॉड्स बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं। ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज इंटरसेक्ट करती हैं हमारी सोसाइटीज़ में, हमारी सोसाइटीज़ अडॉप्ट करती हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, तो टेक्नोलॉजीज़ का मिसयूज़ करने वाले लोग भी उसमें आ जाते हैं। ऑल्दो उसको मैनेज किया जा रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बड़ा एक पेमेंट सिस्टम इंडिया ने बना दिया है दुनिया में, इसको बहुत सारी कंट्रीज अडॉप्ट करने की भी कोशिश कर रही हैं, बट जो एग्जिस्टिंग पेमेंट गेटवेज थे, जैसे आपका वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, जो कि ऑलरेडी ग्लोबल प्लेयर्स थे, बहुत बड़े प्लेयर्स थे, इनको ये एक पेड सिस्टम्स थे जो कि आपकी डेबिट ट्रांजैक्शंस या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पे एक एमडीआर लिया करते थे। अभी देखेंगे एमडीआर क्या होता है। तो ये एक लॉपसाइडेड एनवायरनमेंट, एक लॉपसाइडेड मार्केट बन गई थी जिसमें यूपीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिफिशियली सब्सिडाइज कर रही थी, रुपए कार्ड्स को आर्टिफिशियली सब्सिडाइज किया जा रहा था, और इसके कारण बाकी जो एक फ्री मार्केट होनी चाहिए एमडीआर्स में, उसका जो था वो डेवलप नहीं हो पा रही थी इंडिया में। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद ये थॉट रहा होगा कि एमडीआर चार्जेस जो हैं एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर हमें चार्ज करने शुरू कर देने चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया कौन कौन सी हैं, देखो यूपीआई एक तरह की डिजिटल पेमेंट है, बट इसके अलावा हमारे पास डेबिट कार्ड्स हैं, हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, हमारे पास मोबाइल वॉलेट्स हैं जैसे कि पेटीएम, मोबीक्विक, अमेजॉन पे का बैलेंस हो गया,
इसके अलावा फंड ट्रांसफर्स, जैसे हम इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, इसमें IMPS, NEFT, RTGS आता है, राइट। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स हैं जिसको गवर्नमेंट यूज करती है हमारी सब्सिडीज को डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। स्पेशलाइज्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं जैसे हमारे फास्टैग्स हैं, राइट। ई-रुपी है जिसमें गवर्नमेंट अपने वाउचर्स जो है लोगों को सेंड करती है। देन CBDC है हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि ई-रुपी जो हमारा है। सो ये बहुत सारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं, डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट जो है इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, बट more than 90% of the transactions, more than 85% I would say of the transactions happen via the UPI system only. जो UPI system है ये एक तरह का टू साइडेड मार्केट है, इसको समझने की जरूरत है। टू साइडेड मार्केट क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म होता है, एक यहाँ पे यूजर 1 होता है, एक यूजर 2 होता है। तो यूजर 1 और यूजर 2 जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो ये थ्रू दिस प्लेटफॉर्म इंटरैक्ट करते हैं। They cannot interact directly with each other, they interact through this platform. So ये जो UPI सिस्टम है, जब हम मर्चेंट्स के साथ पेमेंट्स की बात करते हैं, स्पेसिफिकली मर्चेंट्स के साथ पेमेंट की बात करते हैं, तो ये एक टू साइडेड मार्केट सिस्टम बनाता है। तो ये टू साइडेड मार्केट सिस्टम क्या है कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये इंटरमीडियरी की तरह काम करेगा और इसकी दोनों साइड पे जो है वो मार्केट देखने को मिलेगी। आप इसको अच्छी तरह से समझने के लिए उबर का एग्जाम्पल ले सकते हो। उबर जो है एक साइड पे यूजर्स को टैकल करता है और दूसरी साइड पे ये ड्राइवर्स को टैकल करता है। सो उबर जो है इट इज अ टू साइडेड मार्केट प्लेटफॉर्म, इट इज अ टू साइडेड मार्केट प्लेटफॉर्म। सिमिलरली यूपीआई जो है, यूपीआई एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एनपीसीआई ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। एक साइड पे इस पे हम हैं जो इस यूपीआई सिस्टम को यूज करते हैं और दूसरी साइड पे मर्चेंट्स हैं जिनको हम पेमेंट्स कर रहे हैं। लेट्स से एक वेजिटेबल सेलर है या और बहुत सारे मर्चेंट्स हैं, आपने किसी जगह पे ट्यूशन की फीस पे करनी है, वो वैसे सारे के सारे मर्चेंट्स जो होते हैं ये टू साइडेड प्लेटफॉर्म्स में इंटरैक्ट कर सकते हैं। अगर हम दो लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपस में पेमेंट्स कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इट इज नॉट अ टू साइडेड मैकेनिज्म। टू साइडेड मार्केट वही है जिसमें एक साइड पे दोनों साइड्स पे डिफरेंट इंटरेस्ट्स जो हैं वो मैनेज होते हैं, ठीक है। देयर आर क्रॉस साइडेड नेटवर्क इफेक्ट्स इन दिस, मतलब कि अगर इसमें जो प्लेटफॉर्म होगा उसके पास एक्सेस टू द डेटा ऑफ द यूजर भी होगा और द कंज्यूमर भी होगा, दोनों का डेटा जो है वो एक्सेस कर सकता है। जो आपका जैसे उबर है, उबर के पास ड्राइवर्स का भी डेटा है, उबर के पास यूजर्स का भी डेटा है और उस डेटा को यूज करके वो नेटवर्क इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है उससे। इसके बाद डिस्टिंक्ट यूजर ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया, उबर की एग्जांपल ही ले लेते हैं। एक साइड पे यूजर्स का ग्रुप बन जाता है, दूसरी साइड पे ड्राइवर्स का ग्रुप बनता है। सो देयर आर डिस्टिंक्ट यूजर ग्रुप्स एंड इट एक्ट्स एज अ intermediary platform between them. So this is how the UPI system also works as a two-sided market platform. So इसको याद रखना है, UPSC इसके ऊपर क्वेश्चन शायद आपसे पूछ ले कि two-sided market platform क्या होता है, ठीक है। इसके बाद UPI का आर्किटेक्चर क्या है और ये काम कैसे करती है। सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सिम बाइंडिंग का। जब तक आपका फोन आपकी सिम के साथ अटैच्ड नहीं है, आपका जो यूपीआई सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपने फ़ोन में यूपीआई इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपके फ़ोन में आपकी सिम जो है वो एक्टिवली वर्किंग होनी चाहिए, उसमें से एसएमएस जो है वो आने जानी चाहिए, ठीक है। सो जो मान लेते हैं कि आपके फ़ोन में आपकी सिम है, उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के साथ लिंक हो जाता है। जो बैंक अकाउंट होगा, जब हम यूपीआई के लिए रजिस्टर करते हैं, आपने देखा होगा कि आपकी यूपीआई की जो वो आईडी है वो एक जनरेट हो जाती है। आपका वो जो होता है उसको हम वीपीए बोल देते हैं, ठीक है। वीपीए के बाद आईएमपीएस जो है इसका बैकबोन है। आईएमपीएस की फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका जो प्लेटफॉर्म है, आरबीआई ने सबसे पहले आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस से हम पेमेंट्स कर सकते थे। आईएमपीएस जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये जो है आपका यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हुआ है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है आईएमपीएस के ऊपर भी, ठीक है। ये जो इंस्टेंट सेटलमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद एनपीसीआई का सेंट्रल स्विच है। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई एक सेटलमेंट की तरह एक्ट करता है। अगर यूजर 1 ने यहाँ से अपनी ट्रांजैक्शन इनिशिएट करी
तो अपने VPA से ये NPCI को इन्फॉर्मेशन जाएगी, NPCI जो है आगे इसको रिले कर देगा, जो ये रूट ट्रांजैक्शन मैसेजिंग सीमलेसली बिटवीन द पेमेंट ऐप एंड द बैंक्स। सो NPCI ने एक लेयर क्रिएट करी है पेमेंट बैंक और पेमेंट्स जो आपने पेमेंट करनी है पेमेंट यूजर एंड द बैंक के बीच में एक लेयर क्रिएट करी है NPCI ने, जिसमें सीमलेस मैसेजिंग जो है रियल टाइम में आप बैंक के साथ इंटरेक्ट करते हो, बैंक जो है वो जो जहां पे आपने पैसे भेजने डेस्टिनेशन बैंक के साथ इंटरेक्ट करेगा, डेस्टिनेशन बैंक जो है वो यूजर के साथ इंटरेक्ट करके पैसे फटाफट ट्रांसफर करके उसको जो है उसका मैसेज भी आ जाता है। ठीक है, सो सिंगल डिवाइस में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है इसमें। इट वर्क्स ऑन द सिस्टम ऑफ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें आपका सबसे पहले तो सिम बाइंडिंग होती है। ठीक है, सिम बाइंडिंग के साथ साथ यहां पे आपको एक आपका कोड आपने बना रखा होता है जिसको हम पासवर्ड भी बोल देते हैं, ये यूपीआई का पासवर्ड होता है। आप अगर आपके फोन में सिम नहीं है तो आप पे नहीं कर सकते, अगर आपको वो कोड नहीं पता तो आप पे नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको इन टैंडम चाहिए। सो देयर इज अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर यूपीआई पेमेंट्स। इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आपको। ठीक है, सो यूपीआई को बनाया किस फ्रेमवर्क पे गया था, कौन सा लीगल फ्रेमवर्क था जिसके ऊपर क्रिएट किया गया यूपीआई को, और इसको शुरू में फ्री रखा क्यों गया, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कीपिंग इट फ्री। ठीक है, सबसे पहले पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007 के अंडर आरबीआई के पास स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई थी कि वो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स जो हैं इंडिया के उनको मैनेज कर सके। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 10A जो है इसमें 2019 में इंसर्ट किया गया, सेक्शन 10A ऑफ द PSS एक्ट। इट प्रोहिबिटेड बैंक्स एंड पेमेंट्स प्रोवाइडर्स फ्रॉम लेविंग फीस ऑन रुपे एंड यूपीआई पेमेंट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें इस बार चेंज करा गया है। ठीक है, चेंज सेक्शन इन 10A। ठीक है, 10A में ही मेन चेंज किया गया, प्रोविजन ये लाई गई है कि गवर्नमेंट जो है अपने एंड पे जो यूपीआई जो आपकी यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी है उसको पावर्स दी गई हैं ताकि वो आपका जो पेमेंट का MDR है उसको डिसाइड कर पाए। ठीक है, देन देयर वाज सेक्शन 269 SU ऑफ द IT एक्ट। इसके अंडर जो बिग बिजनेसेस थे 50 करोड़ से ज्यादा जिनका रेवेन्यू था, उनको पुश किया गया था, नज किया गया था कि वो रुपए या यूपीआई पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, अब मेन बात ये थी कि इसके बेनिफिट्स क्या थे हमारी इकोनॉमी के लिए कि इसको हमने फ्री रखा। फ्री रखने के बहुत सारे फायदे थे। सबसे पहले तो फायदा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का। फिर इसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एसोसिएटेड विद प्रिंटिंग, सर्कुलेशन ऑफ मनी। अगर हार्ड कैश गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है, गवर्नमेंट उसको सर्कुलेट कर रही है, तो उसमें गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, आरबीआई का बहुत खर्चा होता है। ये सारा खर्चा जो है यूपीआई के इंट्रोडक्शन से, यूपीआई के फ्री होने के कारण ये खर्चा बहुत ज़्यादा कम हो गया। द लेस कैश इकोनॉमी विच वी वॉन्टेड टू अचीव आफ्टर डिमोनिटाइजेशन वी कुड बिकॉज यूपीआई वॉज फ्री, राइट। फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। जो स्मॉल वेंडर्स थे, जो स्ट्रीट पे थे, चाय वाले, वेजिटेबल वाले, दूध वाले और छोटे छोटे वेंडर्स जो भी थे, उन सबको एक फॉर्मल इकोनॉमी में लेके आना। उनके बैंक अकाउंट्स खुल गए, उनको भी था कि अगर वो यूपीआई प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर्स के लिए भी सीमलेस इंटीग्रेशन हो जाएगी, पेमेंट करनी आसान हो जाएगी, राइट। तो उन्होंने भी बहुत तेजी से अडॉप्ट किया। तेजी से अडॉप्ट करने का फायदा क्या हुआ कि इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन होनी शुरू हो गई। जो पैसा यूजुअली कैश में इकोनॉमी में सर्कुलेट करता रहता था, वो पैसा जो है बैंक्स के थ्रू सर्कुलेट होना शुरू हो गया। ठीक है, एक्सेलरेटेड रैपिड डिजिटल अडॉप्शन। देखो, इसके साथ साथ यूपीआई के साथ साथ हमें जो मोबाइल इंटरनेट रेवोल्यूशन इंडिया में आया है, when we went from 3G to 4G to 5G in a period of like 5-6 years only, so जो मोबाइल इंटरनेट रेवोल्यूशन इंडिया में आया उसके कारण भी हमारी जो रैपिड डिजिटल अडॉप्शन है यूपीआई की वो होनी शुरू हुई। और यूपीआई ने एज ए कैटलिस्ट भी एक्ट किया डिजिटल अडॉप्शन के लिए। कई लोग यूपीआई यूज करने के लिए इंटरनेट यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने, कई लोगों ने इंटरनेट यूज कर रहे थे इसलिए यूपीआई करना शुरू किया। सो देयर वाज अ kind of complementarity between the two. So this complementarity led to increased financial inclusion,
कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ना शुरू हो गए। एंड थर्डली दिस कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑल्सो लेड टू डिजिटल अडॉप्शन इन आवर कंट्री। ठीक है, देन पेमेंट्स जो है एक एसेंशियल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा डीपीआई जो है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व होना शुरू हुआ एंड उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट इंडिया में रहा यूपीआई ही। ठीक है, सो इसलिए इसके बेनिफिट्स बहुत सारे थे इकोनॉमी के लिए। आई हैव ट्राइड टू मेक देम कंसाइज, बट बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी सोसाइटी के लिए भी, हमारे लीगल सिस्टम्स के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके लिए। हमारे टैक्सेशन के लिए बहुत इजी हो गया है, क्योंकि जितनी फाइनेंशियल ट्रेल आपको यूपीआई से मिल जाती है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इजी हो गया है, पुलिस वालों को इजी हो गया है क्राइम देखना, राइट, क्योंकि डिजिटल ट्रेल क्राइम की भी इंक्रीज होनी शुरू हो गई है इसके कारण। सो इट हैज लेड टू लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड आवर सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, सो एमडीआर, अब गवर्नमेंट ने इसको फ्री ना छोड़ना, इसके बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। एमडीआर चार्ज करने की बात हो रही है, बहुत सारे अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कितना एमडीआर लगेगा, कितने चार्जेस लगेंगे या क्या इसका सिस्टम बनेगा, बट व्हाट इज डिसाइडेड इज दैट यूपीआई इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी फ्री फॉर अस। ठीक है, सो एमडीआर क्या है? एमडीआर का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब ये एक्चुअली एक्ट काम कैसे करता है अगर हम सिंपल सिस्टम से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ए वांट्स टू पे बी बाय ₹100। ठीक है, हम इसमें अज्यूम करते हैं कि एमडीआर 2% है हमारा, तो ए अगर बी को डिजिटली पे करने की कोशिश करेगा तो इट विल गो थ्रू अ सिस्टम। लेट्स से दिस इज अ डेबिट कार्ड सिस्टम। ठीक है, तो ए अपना डेबिट कार्ड यूज करेगा, वो डेबिट कार्ड लेट्स से एसबीआई का है। ठीक है, और ए जो है अपने अकाउंट से 100 रुपए जो है वो उसको ट्रांसफर करने की परमिशन दे देगा। अब क्या होगा कि इसमें इस जो इंटरमीडियरी है, इस ट्रांजैक्शन को खत्म करने के लिए, इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए उसका एक खर्चा होगा। ठीक है, वो जो खर्चा है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि 2% होगा। अब ये 2% का जो खर्चा है ये आगे जाके इस बंदे को, जो कि आपका मर्चेंट है, इसको 2% डिस्काउंट दे के आपका रेट जो है वो मिलेगा, यानी कि इस बंदे को बी को 98 रुपीज ही मिलेंगे 100 में से। ठीक है, जो 2 रुपीज होंगे वो यहां पे जो मर्चेंट है वो कट कर लेगा। सो दिस इज हाउ एन एमडीआर वर्क्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली जो ये मर्चेंट है वो 100 रुपए की चीज को 102 में बेचना शुरू कर देगा, 102.02 में बेचना शुरू कर देगा, ताकि ये जो है उसको पूरे पैसे मिलने शुरू हो जाए। ठीक है, अब इसमें से अगर 2% कटेगा तो उसको 100 रुपीज के आसपास मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो इसलिए क्या होगा, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर ओनली। सो जो प्रोडक्ट्स हैं वो अल्टीमेटली महंगे हो जाएंगे, या जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश में ट्रांसफर हो जाएंगी। ठीक है, सो एमडीआर इज द कमर्शियल प्रोसेसिंग फी चार्ज्ड टू मर्चेंट्स फॉर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स। देखो, इसमें ये चीज हमें माननी चाहिए कि जो बैंक्स हैं जिन्होंने इंटरमीडियरी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए क्रिएट किया है, जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, उनके पास खर्चा हो रहा है ऑलरेडी। ये जो प्लेटफॉर्म फी है, जो पैसा ये खर्च हो रहा है पूरा प्लेटफॉर्म यूपीआई का क्रिएट करने के लिए, उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। सो गवर्नमेंट की जो ये सब्सिडीज हैं वो अभी तक यूपीआई को चला रही थी। गवर्नमेंट नो लॉन्गर वांट्स टू सब्सिडाइज दिस सिस्टम। बहुत सारे कारण हैं, उसके एक्सटर्नल रीजंस भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, इशुइंग बैंक्स जो होते हैं इसमें, वो कस्टमर का बैंक होता है, मर्चेंट का बैंक होता है, और प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर एंड एनपीसीआई जो है वो राउटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है इसमें। ठीक है, आई होप एमडीआर का क्या रहता है, एमडीआर क्या होता है, ये आपको समझ आ गया होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसमें। सो चेंजेस इंट्रोड्यूस कैसे करी जा रही हैं, दिस इज अ मेन बिल जो हमारा अभी करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेजिस्लेचर में से पास करा है। ऑल्दो इट हैज बीन टर्म्ड एज अ मनी बिल ओनली,
मनी बिल की तरह जो हमारा टैक्सेशन वाला लॉ है उसी में इसकी अमेंडमेंट्स जो हैं, पेमेंट सेटलमेंट एंड सिस्टम्स एक्ट 2007 की जो वो अमेंडमेंट है वो उसी टैक्सेशन लॉ में ही उन्होंने कर दी है. सो टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट पास्ड द अमेंडमेंट टू द सेक्शन 10A जिसकी हमने ऑलरेडी बात करी थी, सेक्शन 10A ऑफ द PSS एक्ट. इस सेक्शन 10A की अगर हम बात करते हैं तो इसने 2019 में मैंडेट किया था कि यूपीआई और रुपे पेमेंट्स पे कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट या एमडीआर नहीं लगेगा. तो इसमें अमेंडमेंट करके इस प्रोविजन को जो है वो हटा दिया गया है. अब पावर जो है इसको किसको दिया गया है? यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी. यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी विल डिसाइड कि कितना पैसा जो है वो एमडीआर में देना पड़ेगा, कौन सी ट्रांजैक्शंस के ऊपर एमडीआर लगेगा, क्या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस होगी, क्या उस पे लिमिट्स लगाई जाएंगी. सो ऑल ऑफ दोज विल बी डिसाइडेड बाय द यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी एंड देयर विल बी अ फेज आउट ऑफ द सब्सिडी विच द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग टू रन दिस यूपीआई एंड एनपीसीआई सिस्टम्स. ठीक है. फिर अब जो यूपीआई एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी है उसका काम क्या है? इट इज अ गवर्नेंस बॉडी जो कि आरबीआई ऑफिशियल्स होते हैं इसमें, जो मेजर बैंक्स हैं हमारे एसबीआई, एचडीएफसी एक्सेट्रा वो भी होंगे, एंड फिनटेक ऐप लीडर्स जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के जो लीडर्स हैं वो भी उसमें रहेंगे. देन दे विल बी कैलिब्रेटिंग द थ्रेशोल्ड कि कौन सी थ्रेशोल्ड के ऊपर की ट्रांजैक्शंस के ऊपर एमडीआर लगेगा, कितनी ट्रांजैक्शंस के ऊपर एमडीआर लगना शुरू होगा. राइट. मर्चेंट टर्नओवर क्राइटेरिया, कैप रेट्स, क्या मैक्सिमम एमडीआर होगा, क्या मिनिमम एमडीआर होगा, कौन से लिमिट्स लगेंगी उन पे, वो सारी चीज़ें क्या है यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी. देन इट विल एक्ट एज एन ओवरसाइट एंड सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड करेगा. ठीक है. स्ट्रिक्ट नॉन पास थ्रू रूल्स कि जो रूल्स बनाए जाएंगे उनको कोई पास थ्रू ना कर जाए, उनके थ्रू होके उनको सबसर्व ना करके आगे ना निकल जाए कोई. सो इस तरह के फूल प्रूफ रूल्स बनाने का जो पर्पस है, जो काम दिया गया है वो इस यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी को दिया गया है. ठीक है. ऑपरेशनल गाइडलाइंस और एक्सेप्शंस जो है, एग्जेम्पशंस जो हैं वो भी ये यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी ही डिसाइड करेगी. ठीक है. इसके बाद जो पोटेंशियल लेवीज हैं जो अभी तक न्यूज़ में चल रहा है, इसमें दीज आर जस्ट पोटेंशियल, दीज आर नॉट इवन प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट. सो ये सिर्फ एंटिसिपेशन है जो लोग न्यूज़ में देख के लगा रहे हैं कि ये हो सकता है. ठीक है. कंज्यूमर्स जो हैं P2P, मतलब अगर मैंने आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या आपने मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, वो हमेशा फ्री रहेंगे, उसके ऊपर कोई एमडीआर नहीं लगेगा. P2P मनी ट्रांसफ़र जो है वो फ्री रहेंगे. स्मॉल मर्चेंट्स हैं, किरानास, जहाँ पे ट्रांजैक्शन जो हैं वो लेस देन इक्वल टू 2000 रुपीज़ होंगी, दे विल ऑल्सो भी एग्जेम्प्टेड कम्प्लीटली. लार्ज कमर्शियल मर्चेंट्स के ऊपर 0.25% से लेके 0.4% की एंटिसिपेशन है कि इनके ऊपर एमडीआर जो है वो चार्ज किया जा सकता है. अगर हम कंपैरिजन देखें, इफ वी कंपेयर इट, तो जो करंट कार्ड्स हैं हमारे डेबिट या क्रेडिट, उनके ऊपर 0.9 to 2% के आसपास का एमडीआर पड़ता है. सो अभी भी यूपीआई जो है कंपैरेटिवली सस्ता ही रहेगा बाकी सिस्टम्स से. ठीक है. बट ये अभी प्रपोज्ड नहीं है, ये एंटिसिपेशंस ही हैं जो लोगों ने और इकोनॉमिस्ट्स ने करी हैं. ठीक है. इसके बाद इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे इसके? देखो, यूपीआई जो सिस्टम बनाया हमने, अभी तक वो गवर्नमेंट सब्सिडीज पे चल रहा है, अभी तक वो फ्री चल रहा है. ठीक है. बट स्टिल इट हैज बिकम द लार्जेस्ट पेमेंट सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड. बट इज इट फूल प्रूफ? Are there no problems with the UPI? That is not true, right? So इन problems का solution जो है वो कुछ हद तक, to certain extent, it can come out of this levying of MDR upon the transactions. इससे क्या होगा कि पैसा जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा and it will be invested in the UPI infrastructure only. ठीक है. सबसे पहले इकोसिस्टम की वायबिलिटी है. ठीक. एक प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो सबके लिए, जैसे आपका पेटीएम हो गया, गूगल पे, फोन पे, इनके लिए एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो जाएगा. इनको पता लगेगा कि इतना पैसा हमारे यूपीआई से आता है एंड दे कैन इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द यूपीआई. बहुत बार हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि यूपीआई डाउन टाइम होता है आपका, कई बार बैंक अकाउंट
नहीं चल रहा होता, कई बार आपकी ऐप नहीं चल रही होती, कई बार सर्वर्स डाउन होते हैं, कई बार सामने जिसको पे करने जाते हैं उसका सर्वर डाउन होता है, तो वो एक्चुअली नेटवर्क कंजेशन के कारण होता है, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द नेटवर्क कंजेशन। सो जब पैसा जनरेट होना शुरू हो जाएगा तब ये नेटवर्क कंजेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। फिर साइबर सिक्योरिटी, अब डिजिटल अरेस्ट्स है, आपका फ़ोन हैक हो रहा है, बहुत जगह पे आपके फ़ोन से यूपीआई ट्रांजैक्शंस इलीगली हो जा रही हैं, बिकॉज देयर आर रिस्क्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑन द यूपीआई सिस्टम्स ऑल्सो। अब जब ये सिस्टम फ्री है तो देर इज ओनली दैट मच दैट द गवर्नमेंट कैन डू, राइट। सो इसको इम्प्रूव करने के लिए पेमेंट्स के ऊपर चार्जेस जो लगेंगे, इससे मेन फायदा हमारा हो सकता है कि जो साइबर सिक्योरिटी है एसोसिएटेड विद द यूपीआई सिस्टम्स वो भी इनहैंस हो जाएगी, ठीक है। सर्वर रेजिलियंस वी ऑलरेडी टॉक्ड। फीचर एक्सपेंशन, फीचर एक्सपेंशन, अब अगर रेवेन्यू स्ट्रीम दिखना शुरू हो जाएगा कंपनीज को तो वो आपको क्रेडिट्स भी देना शुरू कर सकते हैं, आपका जो फीचर्स हैं और इन्हेंस होने लग जाएंगे, इंश्योरेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं। सो कस्टमर्स के पास चॉइस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो अल्टीमेटली इफ वी सी दैट यूपीआई अगर चार्ज होगा तो इसके ये यूपीआई के ऊपर अगर चार्ज होगा, एमडीआर होगा, तो ये कुछ फ़ायदे जो हैं इससे हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस सबसे बड़े होंगे, देखो मर्चेंट रेजिस्टेंस होगी। मर्चेंट्स क्या कहेंगे, उनको लगेगा कि ये तो हमारे बिजनेस के ऊपर कॉस्ट आनी शुरू हो गई है। अब जो बंदा जो चीज़ 100 रुपये की बेच रहा था उसको तो अल्टीमेटली 98 रुपीज़ ही आ रहे हैं, जो हमने केस डिस्कस किया था पहले। सो इसके लिए तो 2% लॉस है ना। सो व्हाट ही विल डू इज ही विल टेल दिस पर्सन कि तू यार 50-50 रुपए की 2 ट्रांजैक्शन कर दे मुझे, ठीक है। दिस इज हाउ ही कैन सर्कमवेंट द सिस्टम। और ही कैन से कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा तेरी बात, तू मेरे को कैश में ही दे, मैं डिजिटली लूंगा ही नहीं पैसे, बिकॉज ही इज एट अ लॉस ऑफ 2%, सो वाई विल ही एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स। सो इसमें मर्चेंट रेजिस्टेंस आएगा। मर्चेंट्स बोलेंगे कि या तो हम पैसे बढ़ा देंगे, आइदर देयर विल बी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, और दे विल नॉट एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स, और they can split these digital payments and try to bypass the system, right? So there will be merchant resistance. Then consumer nudging, informal surcharges, जैसे हमने बात करी कि आप अगर 100 रुपये मुझे डिजिटली दे रहे हो तो 2 रुपये मुझे एक्स्ट्रा आपको कैश में देने पड़ेंगे, या 2 रुपये की अलग से ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, या वॉट एवर द सिस्टम में बी, बट द कस्टमर विल बी नज्ड, राइट। देयर विल बी अ नजिंग टू enhance the amount which the customer is paying. Then there will be compliance overhead. स्मॉल और लार्ज मर्चेंट के बीच में फर्क कैसे पता करें, स्मॉल और लार्ज ट्रांजैक्शंस के बीच में फर्क कैसे पता करें। ऑल्दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स से, मशीन लर्निंग से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल अब रहा नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। स्मॉल मर्चेंट्स को लार्ज मर्चेंट्स से डिफरेंशिएट करना विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट, एंड इट कैन इंक्रीज द कंप्लायंस बर्डन ऑल्सो। अगर कंप्लायंस बर्डन इंक्रीज होगा तो एमडीआर जो पैसा हम चार्ज कर रहे हैं उसका फायदा क्या होगा। अगर हमने 400 करोड़ एमडीआर से रेज किया और 200 करोड़ हमने कंप्लायंस में लगा दिया तो बचा तो 200 करोड़ ही। सो अल्टीमेटली कंप्लायंस बर्डन अगर इंक्रीज हो रहा है, दिस इज अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर विच द गवर्नमेंट कैन अवॉइड, राइट। अब यूपीआई आउट ऑफ द ब्लू हमने सोचा नहीं है कि हमें एमडीआर चार्ज करना चाहिए। ये एक ग्लोबल सिस्टम बनाया गया है, ग्लोबल प्रेशर कैंपेन चलाया गया है अमेरिका की तरफ से, एंड अमेरिका, यूएस, व्हाट दे वांट इज दे हैव द बिगेस्ट पेमेंट सिस्टम्स इन द नेम ऑफ वीजा एंड मास्टर कार्ड। Because of the UPI and RuPay transactions, they have been at an immense disadvantage in India, because they have been losing their market share at a very very rapid pace. क्यों? क्योंकि मास्टर कार्ड और वीज़ा जो है ये चार्ज करते हैं एमडीआर अपनी ट्रांजैक्शंस पे, बट रुपे और यूपीआई पे अभी तक कोई अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं थी। सो टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम्स, यूएस हैज़ बिन रनिंग अ कैंपेन टू एंड दीज फ्री पेमेंट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, एंड टेलिंग द कंट्रीज कि यहाँ पे हर एक जगह पे जहाँ पे भी आपका
कोई भी ऐसा सिस्टम चल रहा है वहां पे आपको MDR जो है वो चार्ज जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं इन्होंने बहुत बार कंसिस्टेंटली फ्लैग करा है इंडिया के जीरो MDR चार्ज को, बिकॉज इट इज अ नॉन टैरिफ बैरियर, राइट, इट इज अ नॉन टैरिफ बैरियर टू द पेमेंट सिस्टम्स विच आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द यूएस, ठीक है। सो MDR इम्प्लीमेंटेशन जो होगा अब इन प्लेयर्स के लिए भी, दो इनकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा है, बट स्टिल इनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्रिएट कर सकता है, कंपटीशन जो है वो इंक्रीज अल्टीमेटली हो सकता है हमारी पेमेंट सिस्टम्स में, विच विल अल्टीमेटली बी बेनिफिशियल टू द कंज्यूमर ओनली, ठीक है। सो ये पेमेंट सिस्टम्स जो है पूरा का पूरा चैप्टर, इस पे यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2015-16 अप टिल 2026 वेरी रिसेंटली यूपीएससी हैज आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आप ऐसे करो, इस स्क्रीन को पॉज करो और ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। देयर आर 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस पेमेंट सिस्टम्स वाला चैप्टर, दीज आर द थर्ड एंड द फोर्थ क्वेश्चन। पॉज करिए अपनी स्क्रीन और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद ये 5वां क्वेश्चन है, इसके जो आंसर्स होंगे इसको कमेंट्स में डालने की कोशिश करिएगा। ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ईयर भी मैंने साथ मेंशन करे हैं। सो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हैं तो विल ट्राई टू क्लियर देम ऑफ। अगर आपको इस PDF की एक्सेस चाहिए या आपको मेरे से बात करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। आपको यहीं पे इस चैप्टर की PDF जो है वो भी मिल जाएगी, आप अपने नोट्स यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल bansal.akhil28। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, आप डायरेक्टली मेरे से बात भी करना चाहते हैं तो ये हमारी टीम का नंबर है, आप इनको फ़ोन करिए, ये मेरे को आपसे कनेक्ट करवा देंगे एंड वील ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स।